चंपापुर गांव में भानुमति नाम की एक विधवा महिला रहती थी। उसकी 2 बेटियां रूपा और गंगा थीं। भानुमति के पास कुछ बकरियां और सड़क के पास एक जमीन का टुकड़ा था, जिस पर कुछ उपजाकर वे अपना और दोनों बेटियों का जीवन यापन करती थीं। गांव के सूदखोर लाला अमीर चंद की नजर उस जमीन पर थी। माँ, बाहर अमीरचंद चाचा आए हुए हैं। भानुमति घर से बाहर आती है। नमस्कार भाभी, कैसी हो? इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि आपसे मिलता चलूं। अब वैसे तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत का क्या कहना, दमा का रोग मरने के साथ ही जाएगा। ठंड में तो और ज्यादा परेशान करता है। अच्छा तो है भाभी, अब ठंड में ज्यादा बाहर मत घुमा करो। अरे लाला, अगर घर से बाहर नहीं निकली तो बकरियों को कौन चराएगा? फिर खेतों में पानी भी लगाना है। तभी गांव के मुखिया मुलायम सिंह वहां आते हैं। अरे लाला, तुम यहाँ कैसे? बस इधर से गुजर रहा था तो सोचा भाभी का हाल चाल ही पूछ लूं। बेटी चुन्नी की शादी की सारी तैयारी हो गई? अरे लाला, तैयारी कितनी भी कर लो अधूरी ही रहती है। अब परसों बारात आने वाली है और अभी तक चुन्नी की माँ की खरीदारी पूरी नहीं हुई। अरे भाभी, रूपा और गंगा को भेज देना, चुन्नी को मेहंदी लगा देंगी। भाई मानना पड़ेगा, मेहंदी लगाने में इन दोनों बहनों का जवाब नहीं। इतनी महीन मेहंदी मीनाकारी शायद ही कोई कर सकता हो। ठीक है मुखिया जी, दोपहर में भेज दूंगी। ठीक है भाभी, अब मैं चलता हूँ, बहुत काम बाकी है। क्यों भाभी, रूपा और गंगा की शादी कब करोगी? ये दोनों भी शादी के लायक हो गई हैं। जवान बेटी की फिक्र एक माँ को ना होगी तो और किसे होगी। लेकिन कमबख्त गरीबी ऐसी है कि कुछ करने नहीं देती। ऊपर से मेरी बीमारी का खर्चा, पता नहीं क्या होगा। देखो भाभी, मैंने तो कई बार आपको कहा है कि सड़क के पास वाली जमीन को बेचकर बेटियों की शादी किसी अच्छे घर में कर दो, लेकिन तुमको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। कान खोल कर सुन लो लाला, मैं अपने जीते जी वे खेत नहीं बेचने वाली। मुखिया ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और उनको बुरा भला बोलकर वहां से चला जाता है। रूपा और गंगा मुखिया की बेटी चुन्नी को मेहंदी लगाकर जब शाम को घर लौटती हैं तो देखती हैं कि भानुमति दरवाजे पर गिरी हुई है और बकरियां उसे घेरे हुए हैं। वे दोनों तुरंत भानुमति को उठाकर घर में ले जाती हैं और पानी का छींटा मारती हैं। कुछ देर बाद भानुमति को होश आ जाता है। माँ, तुम्हें क्या हो गया था? तू कैसे गिर गई थी? बकरियों को चरा कर आने के बाद एक चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। उसके बाद कुछ याद नहीं। बेटी, मेरा कोई भरोसा नहीं, कब चली जाऊं। ऐसा मत बोलो माँ, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? मेरे संदूक के अंदर एक छोटा सा संदूक है, उसे ले आओ। गंगा छोटा संदूक ले आती है। ये लो माँ। ये लो बेटी, ये 2 सोने की चूड़ियां हैं जो तुम्हारी दादी ने मुझे दी थी। इसकी खासियत ये है कि ये कभी टूटती नहीं, चाहे इसे कितना भी खींच लो। ये धागे से भी पतला हो जाएगा पर टूटेगा नहीं। इतना कहकर भानुमति फिर से बेहोश हो जाती है। रूपा और गंगा के घर में जितने भी पैसे थे और जो अभी अभी मुखिया के यहाँ से मिले थे, वो सब पैसे लेकर वे शहर डॉक्टर के पास जाती हैं। डॉक्टर बताता है कि भानुमति को गिरने से उसके ब्रेन में क्लॉटिंग हो गई है, जिससे उसकी याददाश्त भी जा सकती है। और ऑपरेशन में 15 लाख रुपए खर्च आने का सुनकर दोनों बहनें बहुत रोती हैं। रूपा डॉक्टर को ऑपरेशन की तैयारी का बोलती है और कुछ समय तक पैसे का इंतजाम करने का बोलती है।
भानुमति को आईसीयू में भिजवाकर वे वापस गांव आ जाती हैं। दीदी, हमने डॉक्टर को बोल तो दिया है कि कल शाम को पैसे मिल जाएंगे, लेकिन इतना सारा पैसा आएगा कहाँ से? कल सुबह लाला चाचा से बात करेंगे, सड़क किनारे वाला जमीन बेच देंगे। जब माँ ही नहीं रहेंगी तो जमीन रखकर क्या करेंगे? माँ अपने जीवन में कभी नहीं बेचती वो जमीन। क्यों ना माँ की सोने की चूड़ियों को बेचकर हम पैसों का इंतजाम कर लें, हमारी जमीन भी बिकने से बच जाएगी। बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। लेकिन वो जादुई चूड़ियाँ हमारी दादी की आखिरी निशानी है। काश हम पढ़ लिख कर कुछ बने होते तो ऐसी नौबत नहीं आती। हाँ दीदी, हमारे पास हुनर भी है तो मेहंदी लगाने की। एक आइडिया आया है मेरे दिमाग में। माँ ने कहा था कि सोने की चूड़ी को कितना भी बारीक खींच लो टूटता नहीं है। हाँ, ये तो बताया ही था, इसीलिए तो ये जादू ही है। वही तो मैं कहना चाहती हूँ कि हम दोनों बारीक से बारीक मेहंदी की मीनाकारी कर सकते हैं। बेशक कर सकते हैं, पर तुम कहना क्या चाहती हो? क्यों ना हम लोग इस चूड़ी का दुपट्टा बनाएं और उसे बेच दें। सोने का दुपट्टा मार्केट में नया होगा और ज्यादा दाम भी मिलेंगे। वाह, ग्रेट आइडिया। चलो अभी से काम पे जुट जाते हैं। रात भर में दोनों मिलकर उस सोने की चूड़ी से एक सुंदर सा दुपट्टा बना देती है और उसे एक बैग में रखकर शहर के सबसे बड़े ज्वेलर्स के शोरूम में पहुंच जाती हैं। शोरूम का गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहा था। तभी वहां शोरूम का मालिक नागरमल पहुंचता है और वे गार्ड को डांट कर दोनों बहनों को शोरूम में ले आता है। हाँ बेटी, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? हालांकि तुम्हारी पैसे की रेंज में मेरे यहाँ कोई ज्वेलरी नहीं होगी। हाँ, चांदी की पायल वगैरह है जो कि तुम देख सकती हो। नहीं अंकल, हम खरीदने नहीं बल्कि सामान बेचने आए हैं। ओह, तुम तो गलत दुकान पर आ गई। ये तो सोने चांदी और डायमंड की दुकान है। जी अंकल, मुझे पता है कि सोने चांदी की दुकान है। हमारे पास सोने का ही दुपट्टा है। अच्छा, दिखाओ तो जरा। ये देखिए, सोने के धागों का दुपट्टा। इतना मुलायम और महीन, वो भी सोने का दुपट्टा। वाह भाई वाह, ये आइटम तो मार्केट में धूम मचा देगा। दुल्हन के लिए ये एक अनोखा आइटम होगा। जी अंकल, और इसमें हम लोग उस दुल्हन और दुल्हे का नाम भी लिख कर दे सकते हैं। ग्रेट, अब तो मजा आ जाएगा। मन चाही कीमत मिलेगी इसकी। अब तो हम लोग शादी के कार्ड, सोने की पगड़ी और सोने की साड़ी का भी ऑर्डर ले सकते हैं। देखो, इस दुपट्टे की कीमत मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा, क्योंकि इसे मैं 25 लाख में कस्टमर को बेच दूंगा। ठीक है अंकल, हमारी माँ हॉस्पिटल के आईसीयू में है। उसके ऑपरेशन के लिए हमें 15 लाख रुपए चाहिए। ओके, अब जाओ और मैनेजर साहब से 15 लाख रुपए का चेक ले लो। पहले अपनी माँ का इलाज करवाओ, फिर 5 लाख रुपए ले जाना। तब तक मैं इस दुपट्टे का सैंपल दिखाकर कस्टमर से और ऑर्डर ले लेता हूँ। रूपा और गंगा पैसे लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं। वहां कैश काउंटर पर रुपए जमा करवाने के बाद भानुमति का ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन के कुछ दिन बाद भानुमति ठीक होकर घर आ जाती है। बेटा रूपा, मेरे ऑपरेशन में तो बहुत सारे खर्चे आए होंगे। इतने सारे रुपए तुम दोनों ने लिए कहाँ से? वो माँ, आपने जो सोने की जादुई चूड़ियाँ दी थी, उनसे हम दोनों ने मिलकर एक बहुत ही पतला दुपट्टा तैयार किया और उसे शहर के सबसे बड़े ज्वेलर नागरमल के यहाँ बेच आई और उसके पैसे से तुम्हारा इलाज करवाया। अरे वाह, मेरी बेटियां तो बहुत होशियार निकली। अरे दीदी, नागरमल ने हमें माँ के ठीक होने के बाद बुलाया था, और हाँ, उसके यहाँ 5 लाख रुपए भी तो अपने बाकी हैं। हाँ हाँ, हमें याद है। हम कल ही शहर जाकर नागरमल से मिलकर पैसे और ऑर्डर भी ले लेंगे। दूसरे दिन दोनों बहनें नागरमल के शोरूम पर पहुंचती हैं। अरे भाई, तुम दोनों कहाँ थे अब तक? हम लोगों ने कई जगह पर तुम्हें खोजा। अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि तुम लोग जा चुके हो। बम्पर ऑर्डर आया है, मार्केट में इसके बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए हैं। पहले ये बताओ कि माँ कैसी है? अब वो अच्छी हैं। गुड, हमारे पास तुम्हारे लिए दुपट्टे, साड़ी, इनविटेशन कार्ड आदि के 85 करोड़ का ऑर्डर आया हुआ है।
इसके लिए तो हमें 2 महीने लग जाएंगे और रॉ मटेरियल भी चाहिए होंगे। अरे उसकी चिंता तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। मेरा गेस्ट हाउस तुम लोगों के लिए ही है। तुम लोग उसी में रहकर काम कर सकती हो, तो रॉ मटेरियल तुम्हें मिल जाएंगे। मैनेजर साहब, इनके 5 लाख रुपए इन्हें दे दीजिए और 1 करोड़ रुपए एडवांस चेक भी दे दीजिएगा। मुझे ये काम बहुत अर्जेंटली चाहिए। पैसे लेकर रूपा और गंगा सीधे अपनी माँ भानुमति के पास पहुंचती है और माँ को अपने पहले ऑर्डर का 1 करोड़ रुपए का चेक दिखाती है। भानुमति देखकर बहुत खुश होती है। दूसरे दिन वे लोग नागरमल के गेस्ट हाउस में चले जाते हैं। जल्द ही उनकी गिनती शहर के सबसे अमीर लोगों में होने लगती है। अब रूपा और गंगा मिलकर भानुमति विला नाम से एक आलीशान बंगलो बनवाती हैं।